सबसे पहले 141 से 141 क्या कहता है जी? 141 कहता है जो ऑडिटर कौन बन पाएगा? तो ऑडिटर बन पाएगा एक सीए जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगी, या तो इंडिविजुअल बनेगा या फर्म बनेगा, फर्म के केस में या एलएलपी या पार्टनरशिप, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर क्या होने चाहिए? क्वालिफाइड एंड दे मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर क्वालिफाइड होगी, लेकिन साइन करेगा सिर्फ वही पर्सन जो सीए प्लस सीओपी होगा। ये क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट है। एज फार एज डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, डिस्क्वालिफिकेशन में आपने करीब करीब 10 से 11 पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट है कि बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट इंडियन एलएलपी डिस्क्वालिफाइड है। दूसरा पॉइंट है कि ऑफिसर एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड है। तीसरा एम्प्लॉय ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपका रिलेटिव केएमपी या डायरेक्टर है तो आप डिस्क्वालिफाइड है। पांचवी बात, अगर आपने आपके रिलेटिव या पार्टनर ने शेयर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड किया कैश में से किसी भी कंपनी में तो आप डिस्क्वालिफाइड होंगे। हालांकि रिलेटिव 1 लाख तक के शेयर होल्ड कर सकता है फेस वैल्यू की कंपनी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिलेटिव आपके अपॉइंटमेंट के बाद भी शेयर होल्ड कर लेगा तो उस केस में 60 दिन का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 60 दिन में रिलेटिव को मनाइए, शेयर सरेंडर कराइए, बात बन जाएगी। अदरवाइज आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे 61st डे। जहां तक लोन की बात है, लोन के बारे में बोला गया है अगर पीपीआर पर्सन पार्टनर रिलेटिव लोन लेता है 5 लाख से ऊपर का कैश में से किसी भी कंपनी से तो आप डिस्क्वालिफाइड है। साथ में कहता है कि अगर आपने गारंटी दी है किसी और के लोन के लिए 1 लाख से ऊपर की कैश को तो आप डिस्क्वालिफाइड है, उस कंपनी का ऑडिट आप नहीं कर सकते। साथ में बोला गया है कि सर अगर आप बिजनेस रिलेशनशिप रखते हैं कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो आप डिस्क्वालिफाइड होंगे। ध्यान रखना, बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होगा कि आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा। कमर्शियल ट्रांजैक्शन में 2 ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होंगे। पहला ट्रांजैक्शन होगा आपका जिसमें आपने परमिटेड प्रोफेशनल सर्विस दी होगी। दूसरा ट्रांजैक्शन होगा ओसीबी एट एएलपी मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म लेंथ प्राइस, से आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। साथ में आपने पढ़ा है कि सर एक सीए मैक्सिमम 20 ऑडिट कर सकता है, अगर 20 से एक्सीड कर रहा होगा तो वो डिस्क्वालिफाइड होगा। साथ में अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड है, आप इंडिया में किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। साथ में आपने पढ़ा है अगर कोर्ट ने किसी को कन्विक्टेड डिक्लेयर किया है 10 साल तक का बैन है, 10 साल तक आप डिस्क्वालिफाइड है। और आखिरी पॉइंट आपने पढ़ा होगा उस केस में कि अगर आप प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहे हैं 144 के अंदर आप डिस्क्वालिफाइड होंगे उस केस में। ये था सेक्शन 141। फिर आते हैं सेक्शन 139 और 139 क्या कहता है सर? 139 कहता है कि अगर हम बात करें नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग कराओ कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर। जिसे बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करेंगे वो ऑफिस होल्ड करेगा फर्स्ट एजीएम तक। अगर बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर नहीं ला पाए तो मेंबर को बताइए, मेंबर अपॉइंट करेगा ईजीएम में 90 दिनों के अंदर। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट की बात करें, सब्सीक्वेंट ऑडिटर आएगा फर्स्ट एजीएम में, ऑफिस होल्ड करेगा 5 एजीएम तक, मतलब फर्स्ट में अपॉइंट होगा और 6 में रिटायर हो जाएगा उस केस में। जब आप उसे अपॉइंट करेंगे तो उससे आप सर्टिफिकेट लीजिए, उसके रिटन कंसेंट दीजिए। रिटन कंसेंट सर्टिफिकेट लें, सर्टिफिकेट में आप वो आपको 4 बातें बताएगा, वो एलिजिबल है और डिस्क्वालिफाइड नहीं है। दूसरी बात, जो ऑडिट आपने उसका अपॉइंट किया गया उसके टर्म के अंदर है, जो आपने अपॉइंट किया उसके लिमिट के अंदर है, और प्रोफेशनल मैटर ऑफ मिसकंडक्ट जो पेंडिंग चल रहा है वो आपको बता देगा। एक बात बताएं सर, इसका नाम रिकमेंड कौन करेगा? कमेटी बनानी जरूरी है तो नाम रिकमेंड करेगी कमेटी। अगर कमेटी बनानी जरूरी नहीं तो नाम रिकमेंड करेगा बोर्ड। उस केस में नाम रिकमेंड करती है कमेटी बोर्ड को। बोर्ड अगर रिजेक्ट कर देता है कमेटी के पास मैटर दोबारा चला गया, कमेटी नया नाम रिकमेंड करेगी। अगर बोर्ड को इस बार नाम पसंद आएगा तो मेंबर को रिकमेंड कर देगा। अगर बोर्ड ने इस बार नाम रिजेक्ट कर दिया मतलब दूसरी बार नाम को रिजेक्ट कर दिया तो बोर्ड खुद नाम रिजेक्ट करेगा मेंबर के पास, मेंबर अपॉइंटमेंट करेंगे। साथ में अगर आप बात करें गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, तो गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर सीएनडीजी अपॉइंट करेगी 60 दिन के अंदर कंपनी बनने के। सीएनडीजी नहीं कर पाए तो अगले 30 दिन में बोर्ड, अगर बोर्ड भी नहीं कर पाए तो फिर अगले 60 दिन में मेंबर अपॉइंट करेंगे। 60-30-60 सीएनडीजी बोर्ड ऑफ मेंबर। अगर सब्सीक्वेंट की बात करें, सब्सीक्वेंट ऑडिटर हमेशा सीएनडीजी अपॉइंट करेगा। कंपनी साल शुरू होने के 180 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे आप, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। साल खत्म, एजीएम आई, रिटायर कर जाएगा, अगले साल फिर सीएनडीजी किसी और को लेकर आएगा। जहां तक बात है आपकी 139 में रोटेशन वाले प्रिंसिपल की, तो रोटेशन का प्रिंसिपल हर कंपनी पे नहीं लगता, गिनी चुनी कंपनी में लगता है। पहली कंपनी में लगता है लिस्टेड कंपनी में, दूसरा प्राइवेट कंपनी कैपिटल 50 करोड़, पब्लिक कंपनी कैपिटल 10 करोड़, बची कुछ कंपनी जिनकी कैपिटल तो लिमिट से कम है लेकिन जिनके डिवेंचर डिपॉजिट आपके 50 करोड़ है उससे ऊपर के हैं, उसके ऊपर ये सेक्शन रोटेशन का लग जाएगा। रोटेशन का मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल है तो 5 इयर्स काम करिए, 5 ईयर रेस्ट होगा, रेस्ट पीरियड को आप बोलेंगे कूलिंग पीरियड। अगर फर्म की बात करें तो 5 इयर्स वर्क, 5 ईयर फिर वर्क, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, फिर कूलिंग पीरियड 5 साल का। ठीक है ना। जहां तक रोटेशन की बात करें तो रोटेशन के अंदर अगर ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड होगा तो सेम नेटवर्क के सारे लोग डिस्क्वालीफाइड है। सब सेम नेटवर्क कहां से बनेगा? तो सेम नेटवर्क बनेगा या तो अगर आप कॉमन ब्रांड नेम शेयर कर रहे हैं तब, या अगर आप कॉमन कंट्रोल में हैं तब, या फिर अगर आप वहां पर सेम नेटवर्क के अंदर कॉमन पार्टनर शेयर करते हैं तब, तो सेम नेटवर्क में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। एक बात जब हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप सेम नेटवर्क की बात देखेंगे या रोटेशन का प्रिंसिपल काउंट करेंगे, जो पीरियड पुराने कंपनी एक्ट में आपने सर्व किया उसे काउंट करते हैं, और नया कंपनी एक्ट कहता है ट्रांजिशनल पीरियड 3 सालों का होगा। जो पर्सन रोटेशन के अंदर रिटायर कर गया
अगर वहां पर कमेटी है तो कमेटी नाम को रेकमेंड करेगी, कमेटी नहीं है तो बोर्ड नाम को रेकमेंड करेगा, ठीक है ना। ये मोटा मोटी 139 की बात करें। 139 में एक बात और बची है, कैजुअल वैकेंसी फिल कौन करेगा, ध्यान रखिए कैजुअल वैकेंसी फिल करता है बोर्ड 30 दिन के अंदर। कारण कोई भी बोर्ड फिल करेगा, अगर रेजिग्नेशन है तो बोर्ड मीटिंग के 3 महीने के अंदर मेंबर से अप्रूवल ले लो, ओआर पास करके, मतलब बीआर प्लस ओआर लगेगा इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन, आपकी वैकेंसी फिल हो जाएगी। एक आखिरी बात ध्यान रखना कि अगर एजीएम में आपने किसी को अपॉइंट रीअपॉइंट नहीं किया तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या रीअपॉइंट भी करना चाहते हैं, आप रीअपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाइड होगा 3 केस में। पहली बात तो जब उसने खुद अपनी अनविलिंगनेस जो रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, दूसरी बात जब वो डिस्क्वालीफाइड होगा तब, और तीसरी बात अगर एसआर पास कर दिया मेंबर ने, उसको रीअपॉइंट नहीं करना तो फिर वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ये है 139। जहां तक 140 की बात करें, 140 के अंदर पहला पॉइंट दिया हुआ रिमूवल का, सबसेक्शन 1 कहता है जी बोर्ड मीटिंग के अंदर बीआर पास करे, मेंबर सीजी के पास एप्लीकेशन दे, सीजी आपको अप्रूवल देगी, सीजी अप्रूवल देगी 60 दिन के अंदर ईजीएम करा के एसआर पास कर दिए, मतलब बीआर सीजी के अप्रूवल और एसआर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर प्रोवाइड करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उसमें, वहां पे आप रिमूवल कर सकते हैं। सबसेक्शन 5 के अंदर रिमूवल होगा एनसीईआरटी के बोलने पर। एनसीईआरटी या तो रिमूवल का ऑर्डर पास करेगा सुओ मोटो या तो किसी की एप्लीकेशन पे। अगर भारत सरकार की एप्लीकेशन आ गई तो आपको तब भी सोचना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है कि एनसीईआरटी हमेशा ऑर्डर पास करेगा, हमेशा एनसीईआरटी के ऊपर डिस्क्रिशनरी है वो ऑर्डर पास करेगा या नहीं। ग्राउंड हमेशा ये होगा कि ऑडिटर ने या तो फ्रॉड किया होगा या वो फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा। अगर दोनों में से कुछ भी है तो एनसीईआरटी ऑर्डर पास कर देगा, आप उसको हटाएंगे। जिसको आपने सबसेक्शन 5 के अंदर हटाया हुआ, अगले 5 साल तक वो इंडिया में किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। साथ में वो लायबल होगा 447 के अंदर फ्रॉड के लिए, ठीक है ना। जहां तक फ्रॉड की बात है तो फ्रॉड के लिए 447 तो लगता ही लगता है, साथ में 147 सबसेक्शन 2 भी लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब मल्टीपल केसेस है उसमें, वहां पर उसे हम सेक्शन वाइज सेक्शन कवर करते हुए चलेंगे। तो 140 के अंदर रिमूवल की बात कर ली। जहां तक रेजिग्नेशन की बात है, रेजिग्नेशन में एक बात ध्यान रखिए कि जब आप उसे वहां पर रेजिग्नेशन देना चाहेगा तो रेजिग्नेशन के लिए एडीटी 3 फाइल करेगा। सर एडीटी 1 किसके लिए फाइल होगा, एडीटी 2 किसके लिए फाइल होगा, एडीटी 1 फाइल होगा जब आप अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर का इंटीमेशन देते हैं आरओसी को 15 दिन के अंदर, तो आप फाइल करते हैं एडीटी 1। जहां तक एडीटी 2 की बात है, जब आप ऑडिटर का रिमूवल करेंगे तो रिमूवल के लिए एप्लीकेशन देंगे सीजी के पास, सीजी को आप दोगे एडीटी 2 इस केस में। जहां तक 3 की बात है, 3 आप देते हैं रेजिग्नेशन फाइल करता है 30 दिन के अंदर, किसको देगा सर, रेजिग्नेशन देगा आपका कंपनी प्लस आरओसी को। अगर गवर्नमेंट कंपनी हुई तो रेजिग्नेशन देगा कंपनी प्लस आरओसी प्लस सीएनडीजी को, वहां पर उसको देना पड़ेगा इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर नहीं देता तो पेनाल्टी एप्लीकेबल होगी, पेनाल्टी में उसमें बन जाएंगे नहीं, पेनाल्टी सिंपल सा पॉइंट है। आखिरी पॉइंट है जी, अगर आप रिटायरिंग को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, मेंबर आपको नोटिस देंगे 14 दिन पहले कंपनी की जीएम से। मेंबर के पास 5 लाख के शेयर होंगे या 1% वोटिंग पावर होगा, वो आपको बताएंगे 14 डेज पहले कि रिटायरिंग को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते। आप 7 दिन पहले सारे मेंबर को बता दीजिए, एक तो पब्लिक नोटिस दो और दूसरा वेबसाइट के अंदर पोस्टिंग कर दो, और कंसर्न ऑडिटर को आप बता दो कि सर आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। वो अपनी बात आपके सामने रख सकता है, उसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन, वो या तो बोलेगा आप उसे अटैच कर दो या तो बोलेगा रीड कर दो, जैसा भी वो आपसे बोलेगा वैसा आप कर दीजिए। हाँ, उसके रिक्वेस्ट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं जब वो नीडलेस पब्लिसिटी के गेन करने के लिए काम कर रहा है, और एनसीएलटी से पूछकर उसके रिक्वेस्ट को आप रिजेक्ट। ये है 140। 142 क्या कहता है सर, 142 कहता है रेम्यूनरेशन बोर्ड डिसाइड करेगा, जिसने अपॉइंट किया, अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया बोर्ड डिसाइड करेगा, अगर मेंबर ने अपॉइंट किया मेंबर डिसाइड करेगा। 142 कहता है सर रेम्यूनरेशन में 3 चीजें आएंगी, एक तो फीस आएगी ऑडिटर की, एक तो जो उसने खर्चे किए उसका रीइंबर्समेंट आएगा, और जो फैसिलिटी ऑडिटर को प्रोवाइड की गई है उसकी वैल्यू भी इसके अंदर आएगी। 143 के अंदर सबसे पहली बात तो पार्स है, पार्स के अंदर 3 अधिकार उसके पास। एक तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर चेक कर सकता है, चाहे वो कंपनी के आरओ में रखे हो किसी और जगह, ठीक है ना। दूसरी बात, वो कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है वो सब्सिडियरी और एसोसिएट के बुक्स भी चेक कर सकता है। और तीसरी बात, वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, पूछताछ कर सकता है, एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन ले सकता है ऑफिसर में से। ऑडिटर के ये राइट जो उसको दिए गए आप उसे नहीं रोक सकते। सीधा डिसाइडेड है सर कि सारे शेयर होल्डर भी रिजोल्यूशन पास कर दे तो ऑडिटर को प्रिक्लूड या उसको दूर नहीं कर सकते उसके अधिकार से। ये 143 के अंदर पास है। ड्यूटीज लंबी चौड़ी, अगर ड्यूटी की बात करें, पहले ड्यूटी है इंक्वायरी की। इंक्वायरी में वो 6 तरह की इंक्वायरी करेगा। पहली इंक्वायरी करेगा जो लोन एडवांस आपने दिए हैं वो सिक्योर्ड है, यानी कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। जो बुक एंट्री वाले ट्रांजैक्शन आपने किया वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, ठीक है ना। जो इन्वेस्टमेंट आपने बेचे हैं परचेज प्राइस से कम दाम में तो नहीं है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है जो आपने कैश अलॉट किया है, शेयर अलॉट किया है कैश में, वो एक्चुअली में आपको कैश मिला है या नहीं, कहीं आपने लोन को डिपॉजिट के तौर पे तो नहीं दिखाया, ठीक है ना। साथ में पर्सनल खर्चे को आपने रेवेन्यू तो नहीं दिखाया, सारी इंक्वायरी आपको करनी पड़ेगी। सबसेक्शन 1 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर आप रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करेंगे। सबसेक्शन 3 की बात करें, सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए, एलिमेंट्स की बात करिए ABCDEF।
उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई एलिमेंट्स के अंदर आप बताओगे रिपोर्ट के अंदर कि क्या कंप्लायंस ऑफ एएस किया गया है, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई है, क्या ब्रांच ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट भेजी है, क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंसिस्टेंट एडिक्वेट है या नहीं, क्या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है या नहीं, क्या एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिली है या नहीं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कंपनी की फंक्शनिंग पे एडवर्स इफेक्ट है वो आप बताएंगे। साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन एग्रीमेंट विद द बैलेंस शीट, जो आपके बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके हिसाब से है यानी आपके बैलेंस शीट P&L। ये हो गया आपका सबसेक्शन 3। अगर 143 में आगे बात करें तो 143 कहता है सबसेक्शन 4 के अंदर कि अगर आपने नेगेटिव आंसर दिया है तो उस केस में आपको रीजन साथ में देने पड़ेंगे आपने नेगेटिव आंसर क्यों दिया है। अगर आगे बात करें आप 143 के अंदर 5, 6, 7 लगते हैं गवर्नमेंट कंपनी पे, गवर्नमेंट कंपनी की बात की गई है सर कि C&AG अपॉइंट करेगा, आपको डायरेक्शन देगा आपको ऑडिट कैसे करनी है, ऑडिटर ऑडिट करेगा एज पर डायरेक्शन ऑफ C&AG। C&AG के हिसाब से वो ऑडिट करेगा, C&AG को रिपोर्ट दे देगा, C&AG 60 दिन के अंदर 3 एक्शन ले सकता है, या तो अपने कमेंट दे देगा या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट देगा या सप्लीमेंट्री ऑडिट को ऑर्डर करेगा, जैसा भी उसको ठीक लगता है वो करेगा, जो भी करना है 60 दिन के अंदर करेगा। जो भी C&AG वाले कमेंट्स होंगे, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट होगी, उसे आप मेन रिपोर्ट के साथ अटैच करेंगे। जब आप मेन रिपोर्ट को सर्कुलेट करेंगे, मेन रिपोर्ट को AGM में प्रेजेंट करेंगे, C&AG वाले सारे कमेंट वहां जाने चाहिए। ये हो गया सबसेक्शन 7 तक। जहां तक बात है सबसेक्शन 8 की, सबसेक्शन 8 कहता है सर वहां पर ब्रांच ऑडिटर कौन बनेगा। अगर ब्रांच इंडिया में है तो बनेगा कंपनी का ऑडिटर या इंडिया का क्वालिफाइड पर्सन, अगर ब्रांच इंडिया से बाहर है तो बनेगा कंपनी का ऑडिटर या उस कंट्री का क्वालिफाइड पर्सन। ब्रांच ऑडिटर की एक जिम्मेदारी है कि ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के मेन ऑडिटर कंपनी के ऑडिटर को देगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सबसेक्शन 9 और 10 की। जी सर ऐसे कैसे बनेंगे, तो बच्चे ऐसे बनेंगे, NFRA अपने रिकमेंडेशन देगा, ICAI अपने रिकमेंडेशन देगा, CG ऐसे बनाएगी और CG ऐसे बनाएगी, लेकिन पहले एक बार कंसल्ट करेगी किससे, NFRA से। ये सबसेक्शन 9। सबसेक्शन 10 कहता है जब तक कि नए ऐसे नहीं बन जाते, नए NFRA के हिसाब से पुराने ऐसे जो बनाए गए थे ICAI के हिसाब से वो लागू रहेंगे। सबसेक्शन अगर आप बात करें आगे 12 और 13 की, तो सबसेक्शन का नोटिफाइड है नहीं। सबसेक्शन 12 की बात करें, सबसेक्शन 12 बात करता है फ्रॉड को लेकर, कहता है सर फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो फ्रॉड किया गया कंपनी अगेंस्ट, क्या तो किया ऑफिसर ने या फिर किया एम्प्लॉय ने या दोनों ने साथ मिलकर। अगर आपको फ्रॉड का पता लगता है अगले 2 दिन में आप बताइए, अगर कमेटी को बनाना जरूरी है तो कमेटी को बताइए, अदरवाइज बोर्ड को बताइए। साथ में वो आपको रिप्लाई करेंगे 45 दिन के अंदर। अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ऊपर का है तो भारत सरकार को बताओगे, जिस दिन फ्रॉड के बारे में पता चला है उसके 60 दिन के अंदर आप कह सकते हैं अगले 15 दिन में आप बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बताओगे ADT 4 के अंदर अपने लेटर हेड में अपना नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर ये सब मेंशन कर देना, मेंबरशिप नंबर वगैरह, ठीक है ना। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है भारत सरकार को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बोर्ड बताएगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर वो क्या बताएगा, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताएगा नेचर ऑफ फ्रॉड, किसने फ्रॉड किया है, क्या रेमेडियल एक्शन लिया, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, ये सारी बातें आप बताएंगे। सबसेक्शन 13 कहता है फ्रॉड की रिपोर्टिंग से आपकी कोई ड्यूटी अफेक्ट नहीं होगी, ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट नहीं होने वाली। फिर आगे बात करें सबसेक्शन 14 और 15 की, तो पेनाल्टी के पॉइंट दिए गए हैं सर, 1 से 25 लाख की पेनाल्टी अगर आप 143 नहीं मानते, और जिस हद तक ये कॉस्ट ऑडिट या सेक्रेटरी ऑडिटर पे लग सकता है ये सेक्शन लगेगा। आगे बात करें 144 की, 144 कहता है सर प्रोहिबिटेड सर्विस आप नहीं दे सकते। जहां तक प्रोहिबिटेड सर्विस की बात है, प्रोहिबिटेड सर्विस को लेकर पूरी लिस्ट आपने पढ़ी है एकेडमिक की, याद करिए एकेडमिक की लिस्ट में आपने कौन कौन सी सर्विस पढ़ी हुई है सर, चाहे वो एक्चुरियल सर्विस हो, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विस हो, मैनेजमेंट सर्विस हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हो, मैनेजमेंट सर्विसेज हो, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, या आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो, या आप सारी सर्विस नहीं दे सकते। ना कंपनी को दे पाएंगे, ना सब्सिडरी को, ना होल्डिंग को, लेकिन एसोसिएट को दे सकते हैं, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। जहां तक इनडायरेक्टली की बात है, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, इनडायरेक्टली ग्रुप बनेगा 4 लोगों से, या तो रिलेटिव या पर्सन एसोसिएटेड, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसके ऊपर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसका ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस में प्रोहिबिटेड सर्विस आप नहीं दे पाएंगे। जहां तक 145 की बात है और 146 की, 145 कहता है सर आपको रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी, और 146 दोनों मिलाकर पढ़ा रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है रिपोर्ट साइन करने की, रिपोर्ट आप साइन करिए और कंपनी को रिपोर्ट दीजिए। जो भी आपके एडवर्स कमेंट होंगे वो एडवर्स कमेंट कंपनी रीड करेगी जनरल मीटिंग के अंदर, और आपकी रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए इंस्पेक्शन में, बिजनेस आवर्स में कोई भी इंस्पेक्शन उसका कर पाए। साथ में एक बात ध्यान रखिए, कहता है जी आपको कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, कंपनी नोटिस भेजेगी जीएम का, और ऑडिटर हर जीएम को अटेंड करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, तो पर्सनली अटेंड करेगा या फिर भेज सकता है रिप्रेजेंटेटिव को। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करेगा, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव का भी क्वालिफाइड पर्सन होना जरूरी है। साथ में ऑडिटर के पास बात राइट है कि वो अपनी बात रख सकता है जीएम में, लेकिन सिर्फ वही बात रख पाएगा जो ऑडिट से कनेक्टेड होगी, कोई और बात नहीं रख सकता। 147 नहीं बताऊंगा पेनाल्टी का। 148 की बात करें, 143 का रूल 3 कहता है सर 148 का
कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर पिछले सालों का 35 करोड़ रुपए उससे ऊपर, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स का, या सर्विस दे रहे होगे। दो कंपनी को एग्जाम किया गया है, एक तो माइक्रो कंपनी और एक स्मॉल एंटरप्राइज को एग्जाम किया गया जो डिफाइंड है एमएसएमई एक्ट के अंदर। साथ में फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे, जो फॉरेन कंपनी भी कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएगी। रूल 5 कहता है सर कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे सीआरए 1 के अंदर। पर्पस होगा कि आप उससे पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल और मार्जिन निकाल पाए। फायदा ये होगा कि सर फायदे में आप उसका डेटा ले सकते हैं कॉस्ट का, साथ में आप अपने ऑपरेशन पे कंट्रोल रख पाएंगे और वेस्टेज कम से कम होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। जहां तक रूल 4 की बात है, रूल 4 कहता है सर कॉस्ट ऑडिट हर कंपनी को नहीं करवानी, लेकिन पार्ट ए की बात करिए रेगुलेटरी सेक्टर की, तो आपका टर्नओवर सारे प्रोडक्ट मिला के 50 करोड़, इंडिविजुअल से 25 करोड़। अगर पार्ट बी की बात करें, सारे प्रोडक्ट मिलाकर 100 करोड़, इंडिविजुअल से 35 करोड़। 50, 25, 100, 35 का टर्नओवर होगा तो कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। दो एंटरप्राइज एग्जेम्प्टेड है, पहला तो जो एसईजेड से काम कर रही है वो कंपनी, दूसरी कंपनी इसका टोटल टर्नओवर का 75% से ऊपर एक्सपोर्ट से आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, वो भी एग्जेम्प्टेड है। जहां तक रूल 6 की बात करें, आखिरी रूल 6 कहता है सर बोर्ड अपॉइंट करेगा आपके कॉस्ट ऑडिटर को, और बोर्ड अपॉइंट करेगा साल शुरू होने के 180 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करेगा, अगले 30 दिन में भारत सरकार को बता देगा सीआरए 2 के अंदर, ठीक है ना। और किसी भी हालत में 180 डेज से एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ना अपॉइंटमेंट ना इंटीमेशन। जिसको आपने अपॉइंट किया है सर वो होगा एक कॉस्ट अकाउंटेंट, उसकी ड्यूटी होगी कॉस्ट ऑडिट करने की, वो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मानेगा। उसकी डिस्क्वालिफिकेशन सेम होगी बिग फैमिली ग्रुप वाली, जैसा आपने पढ़ा है 141 सेक्शन 3 के अंदर, पेनाल्टी भी सेम लगेगी 147 वाली। जहां तक उसका टेन्योर या उसकी रिपोर्ट की बात है, वो रिपोर्ट देगा अपनी सीआरए 3 के अंदर। इसको रिपोर्ट देगा सर कंपनी अगले 30 दिन में सीआरए 4 में सीजी को फॉरवर्ड करेगी। सीजी को साथ में ये बताएगी अगर कोई भी नेगेटिव रिमार्क दिया होगा उसका एक्सप्लेनेशन वो सीजी को देगी, ठीक है ना। साथ में अगर आप बात करें टेन्योर की, तो टेन्योर होगा जिस दिन वो रिपोर्ट दे देगा उसका वो आखिरी दिन होगा टेन्योर का। अगर वो रिपोर्ट देता ही नहीं तो क्लोजर के 180 दिन के अंदर उसे ऑफिस खाली करना पड़ेगा, साल खत्म होने के विदिन 180 डेज के अंदर। ये है आपका रिवीजन सारा का सारा, हमने पूरा रिवाइज कर लिया है कंप्लीट, ठीक है ना। मुझे लगता है करीब करीब 12 से 13 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा